नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 2024 में मोदी के खिलाफ विपक्ष का चेहरा होंगी ममता। दीदी ने दिए संकेत, पर क्या कांग्रेस को होगा कबूल। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि यूपी चुनाव में ओवैसी की शर्त, अखिलेश मुस्लिम को बनाए डिप्टी सीएम तो हो सकता है सपा और एआईएमआईएम का गठबंधन। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मनमोहन सिंह का बड़ा बयान, बोले देश की अर्थव्यवस्था के लिए आगे की राह कठिन, प्राथमिकताएं दुरुस्त करे भारत। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यूपी के चुनाव में भाजपा को बड़ा नुकसान होगा तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। 2024 में मोदी के खिलाफ विपक्ष का चेहरा होंगी ममता। दीदी ने दिए संकेत, पर क्या कांग्रेस को होगा कबूल। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की शानदार जीत से उत्साहित तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2024 के लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए विपक्षी एकता का आह्वान किया है। तृणमूल प्रमुख ममता, जो अपने करियर के सबसे कठिन चुनावों में से एक को जीतने के बाद सबसे मजबूत विपक्षी चेहरे के रूप में उभरी है, जाहिर तौर पर राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश करती नजर आ रही है। इस सप्ताह की शुरुआत में पार्टी की शहीद दिवस रैली में उन्होंने अपना वार्षिक संबोधन हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला में दिया था। इस दौरान बनर्जी ने विपक्षी नेताओं से मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के वास्ते एकजुट होने और गठबंधन के गठन की दिशा में काम शुरू करने के लिए कहा था। तृणमूल कांग्रेस के राज्य महासचिव कुणाल घोष ने कहा, कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि ममता बनर्जी विपक्षी राजनीति के केंद्र के रूप में उभरी है। यदि आप उनके भाषण को देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि वह भाजपा विरोधी वोटों को एकत्र करना चाहती है और भाजपा के खिलाफ लोगों का गठबंधन बनाना चाहती है। तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि बनर्जी ने 2014 और 2019 के अपने अनुभवों को देखते हुए विपक्षी एकता का आह्वान किया है, जब विपक्षी खेमे में नेतृत्व, एकता और समन्वय की कमी ने भाजपा को सत्ता में आने में मदद की थी। उन्होंने कहा, 2014 और 2019 के दौरान एक संयुक्त मोर्चा बनाने के प्रयास कारगर नहीं हुए, क्योंकि चुनाव से कुछ महीने पहले इसकी पहल की गई थी। इससे मतदाताओं में स्वीकृति की भावना पैदा नहीं हुई। इस बार हम चाहते हैं सभी मतभेदों को दूर करें और प्रक्रिया को समय से पहले रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी चुनाव में ओवैसी की शर्त, अखिलेश मुस्लिम को बनाए डिप्टी सीएम तो हो सकता है एसपी एआईएमआईएम का गठबंधन। जी हां दोस्तों, सांसद असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली एआईएमआईएम ने शर्त रखी है कि अगर समाजवादी पार्टी यूपी में गैर भाजपा सरकार बनने पर भागीदारी मोर्चे के किसी वरिष्ठ मुस्लिम एमएलए को उप मुख्यमंत्री बनाने को तैयार हो तो उनकी पार्टी और मोर्चे का सपा से गठबंधन हो सकता है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने हिंदुस्तान से बातचीत में कहा कि भागीदारी संकल्प मोर्चा समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने को तैयार है, मगर इसमें शर्त यह रहेगी कि सरकार बनने पर उप मुख्यमंत्री मोर्चे के किसी वरिष्ठ मुस्लिम विधायक को बनाया जाए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगस्त की शुरुआत में एक बार फिर उत्तर प्रदेश में होंगे। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ओवैसी अभी कुछ ही दिन पहले मुरादाबाद व आसपास के इलाकों में पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिले और संगठन को मजबूत करते हुए कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की रणनीति पर विचार किया था। अगस्त की शुरुआत के अपने इस दौरे में ओवैसी प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी और आसपास के अन्य जिलों में कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। इसके अलावा इसी दौरान वह बुद्धिजीवियों के अलग अलग समूहों से भी मिलेंगे। इसमें खास तौर पर मुस्लिम, दलित व पिछड़े वर्ग के वकील, अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर व अन्य प्रोफेशनल भी शामिल होंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कहा कि यूपी में संगठनात्मक ढांचा खड़ा हो गया है। सभी 75 जिलों में जिला अध्यक्ष बना दिए गए हैं। जिला इकाइयां भी गठित हो चुकी है। पार्टी यूपी के इस बार के विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने का ऐलान पहले ही कर चुकी है। बातचीत में शौकत अली ने कहा कि हम तो चाहते हैं कि इस बार यूपी में अगर भाजपा को रोकना है तो सपा बसपा के साथ हमारा भागीदारी संकल्प मोर्चा मिलकर लड़े। इससे मुसलमानों का 20% वोट बिखरने से बच जाएगा। मोर्चे के संयोजक ओम प्रकाश राजभर पहले ही कह चुके हैं कि अगर उनके मोर्चे की सरकार बनती है तो प्रदेश में हर साल नया मुख्यमंत्री होगा, यानी 5 साल के कार्यकाल में प्रदेश में 5 मुख्यमंत्री होंगे। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में एक एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस के साथ उनकी पार्टी या मोर्चे का कोई गठबंधन नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। जो भी इस जहाज पर सवार होता है वह खुद भी डूब जाता है। रही बात आम आदमी पार्टी की, तो उसका यूपी में कोई जनाधार नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मनमोहन सिंह बोले, देश की अर्थव्यवस्था के लिए आगे की राह कठिन, प्राथमिकताएं दुरुस्त करे भारत। जी हां दोस्तों, देश में पेट्रोल डीजल के दाम अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर है। इसकी वजह से थोक महंगाई दर में भी वृद्धि हुई है। इसे लेकर विपक्ष सरकार पर हावी है। संसद में हंगामा काफी चल रहा है। वहीं आर्थिक मोर्चे पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने चिंता जताई है
उन्होंने शुक्रवार को कहा कि देश के लिए आगे की राह 1991 के आर्थिक संकट से भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है और देश को सभी भारतीयों के लिए सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्राथमिकताओं को फिर से जांचना होगा। आगे कहा कि देश में अर्थव्यवस्था के लिहाज से काफी मुश्किल वक्त आने वाला है। मनमोहन सिंह 1991 के ऐतिहासिक बजट के 30 साल पूरा होने के मौके पर अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने कोरोना महामारी के बाद पैदा हुए आर्थिक संकट पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि 1991 में 30 साल पहले कांग्रेस पार्टी ने भारत की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण सुधारों की शुरुआत की थी और देश की आर्थिक नीति के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त किया था। पिछले 3 दशकों के दौरान विभिन्न सरकारों ने इस मार्ग का अनुसरण किया और देश की अर्थव्यवस्था 3000 अरब डॉलर की हो गई और यह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। अपने बयान में मनमोहन सिंह ने कहा कि ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन 30 सालों में करीब 30 करोड़ भारतीय नागरिक गरीबी को मात दे चुके हैं, लाखों करोड़ों नौकरियों के मौके बने हैं। सुधारों की प्रक्रिया आगे बढ़ने से स्वतंत्र उपक्रमों की भावना शुरू हुई, जिसका परिणाम यह है कि भारत में कई विश्व स्तरीय कंपनियां अस्तित्व में आई और भारत कई क्षेत्रों में वैश्विक ताकत बनकर उभरा। उन्होंने कहा कि वह सौभाग्यशाली है कि उन्होंने कांग्रेस में कई साथियों के साथ मिलकर सुधारों की इस प्रक्रिया में भूमिका निभाई, इससे उनको काफी खुशी और गर्व की अनुभूति होती है। आगे कहा कि पिछले 3 दशकों में हमारे देश ने शानदार आर्थिक प्रगति की, लेकिन कोविड के कारण हुई तबाही और करोड़ों नौकरियां जाने से वह बहुत दुखी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लालच में फंसाकर लोकतंत्र की हत्या का इंतजाम कर रही है बीजेपी, बचाने का अंतिम मौका है 2022। अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि लोकतंत्र बचाने का अंतिम अवसर 2022 है और उत्तर प्रदेश में चुनाव की जन प्रतिक्रिया शुरू हो चुकी है। भाजपा ने राज्य की जनता का 4 वर्ष से अधिक समय बर्बाद कर दिया है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा की चालों से सावधान रहना है। भाजपा राग द्वेष से सरकार चला रही है और विधानसभा चुनाव आने तक भाजपा कई रंग दिखाएगी। समाजवादी पार्टी कार्यालय के राम मनोहर लोहिया सभागार में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यादव ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता निष्ठा से सक्रिय रहे और राज्य में 350 सीट का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए रात दिन काम करना पड़ेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके अखिलेश ने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार का चरित्र जन विरोधी है। उन्होंने कहा किसान बिल के द्वारा भाजपा किसानों का भविष्य खराब कर पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना चाहती है। काले कृषि कानून से खेत का मालिकाना अधिकार किसानों के हाथ से निकल जाएगा। भाजपा सुविधा के नाम पर असुविधा की व्यवस्था करती है। सरकार ने मंडी व्यवस्था की उपेक्षा की है। अन्नदाता को उसकी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिला। किसानों की आय दूर दूर तक दोगुनी होने का कोई संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा जनता को तात्कालिक लालच में फंसाकर लोकतंत्र की हत्या का इंतजाम कर रही है और आत्मनिर्भर भारत की सरकार में भाजपा के कुछ पूंजीपतियों की दौलत कई गुना बढ़ गई है और यह कौन सी अर्थव्यवस्था है जो देश को खोखला कर रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल में टीएमसी व कांग्रेस में गठबंधन की संभावना बढ़ी, सोनिया गांधी को आमंत्रित करेंगी ममता। जी हां दोस्तों, 21 जुलाई को तृणमूल कांग्रेस के शहीद दिवस पर पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी के संदेश के बाद बंगाल में एक तरफ जहां टीएमसी व कांग्रेस में गठबंधन की संभावनाएं प्रबल हुई है, वहीं दूसरी तरफ सूबे में मौजूदा वाम मोर्चा तथा कांग्रेस के रिश्ते में दरार पड़ने की आशंका है। बताते चले कि वर्चुअल रैली में ममता बनर्जी ने आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने के मकसद से कांग्रेस के साथ वृहद गठबंधन का आह्वान किया था। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर कोविड नियंत्रण में रहता है तो वह कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को सर्दियों में कोलकाता में होने वाली आम सभा में आमंत्रित करेंगी। गत दिनों ममता की वर्चुअल रैली में पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गज कांग्रेसी नेता केंद्रीय नेतृत्व की सहमति से शामिल हुए थे। इसके बाद बंगाल कांग्रेस नेतृत्व को लगता है कि राज्य में फिर से तृणमूल के साथ उसके गठबंधन की संभावना प्रबल हो गई है। गौरतलब है कि ममता राज्य में 2011 में कांग्रेस के साथ गठबंधन करके ही सत्ता में आई थी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि बंगाल कांग्रेस तो कांग्रेस की एक शाखा है, लिहाजा हाईकमान के निर्देश पर ही गठबंधन के मुद्दे पर फैसला होगा। हम लोगों को कोई ऐतराज नहीं है। हालांकि वरिष्ठ कांग्रेसी नेता तथा सांसद प्रदीप भट्टाचार्य का कहना है कि राष्ट्रीय स्तर पर टीएमसी के साथ वृहद गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बंगाल में तृणमूल के साथ गठबंधन में कांग्रेस को क्या फायदा होगा, इस पर विस्तृत चर्चा की जरूरत है। इस स्थिति में वामपंथियों के साथ गठबंधन क्या। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम के खिलाफ हो जांच, होम मिनिस्टर दे इस्तीफा, बोले राहुल। केंद्र ने खारिज की कोर्ट इंक्वायरी की मांग। जी हां दोस्तों, इजरायली स्पाईवेयर पेगासस के जरिए जासूसी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस सहित सभी विपक्षी नरेंद्र मोदी सरकार पर हमलावर हैं। शुक्रवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पेगासस के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश के खिलाफ इस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका की जाँच होनी चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार ने राहुल गांधी की इस मांग को खारिज कर दिया। शुक्रवार को संसद सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा
कहा कि पेगासस एक हथियार है जिसका उपयोग आतंकवादियों और अपराधियों के खिलाफ किया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने भारत के संवैधानिक संस्थाओं और लोकतंत्र के खिलाफ इसका उपयोग किया, इसलिए इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और गृह मंत्री अमित शाह को अपना इस्तीफा देना चाहिए। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मेरा फोन टैप किया गया, यह मेरी निजता का मामला नहीं है। मैं विपक्ष का एक नेता हूं और मैं जनता की आवाज उठाता हूं। यह जनता की आवाज पर आक्रमण है। उन्होंने यह भी दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया गया, राफेल मामले की जांच रोकने के लिए पेगासस का उपयोग किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने इस हथियार का उपयोग हमारे देश के खिलाफ किया, इसलिए पेगासस के मामले को लेकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ न्यायिक जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसका आदेश सिर्फ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ही दे सकते हैं। पेगासस मामले में न्यायिक जांच की मांग को केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया। गृह राज्य मंत्री अजय कुमार ने राहुल गांधी के द्वारा उठाए गए न्यायिक जांच की मांग को लेकर समाचार चैनल एनडीटीवी से बातचीत करते हुए कहा कि हमने पेगासस मामले में सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। अब इसमें जांच जैसा कुछ भी नहीं है। जो भी इस मामले में आरोप लगा रहे हैं वह उनकी राजनीतिक विफलता है। विपक्ष के पास कोई और मुद्दा नहीं है। वहीं भाजपा ने राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर उनको लगता है कि उनका फोन टैप किया गया तो उन्हें जांच एजेंसी को अपना फोन देना चाहिए, कानून के अनुसार उसकी जांच हो। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान संसद ओपन मंडी मामले पर सांसदों का नहीं दे सके जवाब, कृषि मंत्री ने दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, किसान संसद के लिए शुक्रवार को 200 किसान सुबह करीब 11:15 पर पहुंचे। गुरुवार की तरह ही शुक्रवार को भी तीनों सत्र के लिए 3 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने गए हैं। प्रत्येक सत्र में बोलने के लिए 90 मिनट का वक्त मिला है। देश की यह ऐसी संसद है जिसका सिर्फ एक मुद्दा है कि किसी भी तरह 3 कृषि रद्द हो। शुक्रवार को भी यहाँ एपीएमसी एक्ट को लेकर चर्चा हो रही है और सदन के दूसरे सत्र में सभी किसान नेताओं ने एकमत से इस कानून को गलत बताया। सर्दी, गर्मी, बारिश के बीच 8 माह से कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत 200 किसानों का जत्था शुक्रवार को भी पुलिस सुरक्षा के साथ बसों व कारों में सवार होकर विरोध प्रदर्शन करने जंतर मंतर पहुंचा। भारी सुरक्षा इंतजामों के बीच किसानों ने संसद से कुछ मीटर दूरी पर समानांतर संसद लगाई है। किसान संसद के तीनों सत्र हंगामेदार रहे। एपीएमसी एक्ट पर बहस के दौरान कई बार जमकर शोरी सांसदों का जवाब नहीं दे सके। इस पर कृषि मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा से अलग एक धड़ा भी जंतर मंतर पहुंचा। किसान संसद में इन्हें शामिल होने की अनुमति नहीं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आरएसएस वालों ने वर्दी पहनकर किसानों के ट्रैक्टर तोड़े, देखे राकेश टिकैत के आरोप। जी हां दोस्तों, कृषि कानून के खिलाफ जारी किसानों का आंदोलन एक बार फिर चर्चा में है। किसान संगठन ने 22 जुलाई से संसद तक मार्च किया। इसको लेकर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने आज तक से बातचीत की। राकेश टिकैत ने साफ कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ 7 माह से अधिक समय से किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीमा को घेरे धरने पर बैठे हैं। वहीं पिछले 7 महीनों में किसानों और सरकारों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है। किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार की तुलना करते हुए कहा कि सरकार नरम नहीं पड़ रही है, यह धोखा है। राकेश टिकैत ने आरोप लगाया कि लाल किले पर जब किसानों ने प्रदर्शन किया था तब आरएसएस वालों ने वर्दी पहनकर किसानों के ट्रैक्टर तोड़े। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मवाली बयान वापस लेने पर बोले टिकैत, हम खाप वाले हैं, महिलाओं से माफी नहीं मंगवाते। जी हां दोस्तों, प्रदर्शनकारी किसानों को मवाली कहने वाली केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने अपना बयान ये कहते हुए वापस ले लिया है कि उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये मीनाक्षी लेखी का व्यक्तिगत बयान नहीं था, ये उन्हें बीजेपी की ओर से दिया गया था, इसलिए माफी बीजेपी को मांगनी चाहिए। टिकैत ने कहा कि हम खाप पंचायत वाले लोग हैं, महिलाओं से माफी नहीं मंगवाते। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में कब तक खुलेंगे स्कूल, सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिया ये जवाब। जी हां दोस्तों, कोविड की दूसरी लहर अब धीमी पड़ती नजर आ रही है। एक्टिव केसों का नंबर लगातार कम हो रहे हैं। ऐसे में अब बच्चों के स्कूल खोले जाने पर चर्चा होने लगी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि स्कूलों को खोलने के लिए आदर्श स्थिति तो वैक्सीनेशन के बाद ही है। दूसरे राज्यों में स्कूल खोले जा रहे हैं, उनका अनुभव अच्छा रहा तो हम कुछ दिन में देखते हैं। सीएम ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर पेरेंट बहुत चिंतित है, दिल्ली में वैक्सीन ही है ही नहीं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार को इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि वैक्सीन की उपलब्धता कैसे बढ़ाई जाए। अनुचित स्थिति देखने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्कूल खोलने पर हम कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, पहले कोरोना वैक्सीनेशन पर नजर रख रहे हैं और उसके बाद ही कुछ निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि बहुत से अभिभावक ऐसे हैं जो बच्चों की सुरक्षा को लेकर लगातार काफी डरे हुए हैं और चिंतित है। इसीलिए जिन राज्यों में स्कूल खोल दिए गए हैं वहाँ पर दिल्ली सरकार पूरी नजर रख रही है। वहाँ के हालातों को भी हम देख रहे हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में कोरोना की वजह से बच्चों के लिए बंद चल रहे स्कूल, कॉलेजों और कोचिंग क्लासेस को 2 अगस्त से खोलने का फैसला लिया गया है। हेल्थ एक्सपर्ट भी स्कूल खोलने की बात कह चुके हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 49 नए मामले सामने आए, साथ ही एक्टिव केसों की संख्या भी 585 है। अब तक राजधानी में कोरोना महामारी की वजह से कुल 25,040 लोगों की जान जा चुकी है। रिकवरी रेट 98.21% और डेथ रेट 1.474% पर है। कोरोना की रोकथाम के लिए अन्य राज्यों की तरह ही दिल्ली में भी कोविड वैक्सीनेशन अभियान काफी तेजी से चल रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
राहुल गांधी बोले, पेगासस का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के तौर पर हुआ, गृह मंत्री इस्तीफा दे। जी हां दोस्तों, पेगासस जासूसी मामले पर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जासूसी मामले में न्यायिक जांच की मांग करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा मांगा है। इस बीच कल राज्यसभा में पेपर फाड़ने के आरोप में राज्यसभा के चेयरमैन ने टीएमसी सांसद सेन को शेष सत्र के लिए निलंबित कर दिया है। राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि पेगासस एक ऐसा हथियार है जिसे इजरायल की ओर से आतंकवादी के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए वर्गीकृत किया गया है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने इसे हमारे खिलाफ राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। उन्होंने न्यायिक जांच की मांग करते हुए कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए और गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा, यहाँ हर कुछ क्लासिफाइड है, हर फाइल क्लासिफाइड है, राफेल क्लासिफाइड है और यह भी क्लासिफाइड है। केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मेरा फोन टैप हो रहा है, यह मुझे मालूम है। इंटेलिजेंस के कई अधिकारियों ने यह बोला कि सर आपका फोन टैप हो रहा है। उन्होंने कहा, मेरे दोस्तों को फोन करके बोला जाता है कि आप राहुल गांधी को यह बता दीजिए कि उन्होंने यह बात कही थी। मैं डरता नहीं हूं और मुझे इनसे फर्क नहीं पड़ता। इससे पहले कांग्रेस ने पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल कर फोन की कथित जासूसी की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में न्यायिक जांच की मांग को लेकर गुरुवार को देश भर में विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है। पार्टी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मार्च के साथ साथ जम्मू, जयपुर, कोलकाता, विजयवाड़ा, पटना, रांची, बेंगलुरु, चंडीगढ़, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, रायपुर, लखनऊ और देहरादून में धरना प्रदर्शन किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जासूसी कांड में नया खुलासा, पेगासस की सूची में अनिल अंबानी और पूर्व सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा के भी नाम। जी हां दोस्तों, भारत में पेगासस जासूसी कांड को लेकर सरकार विपक्ष के निशाने पर है। कथित रूप से फोन टैप कराने को लेकर कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल संसद से लेकर सड़क तक केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। इसी बीच जासूसी मामले की रिपोर्ट में कुछ और नाम सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि उद्योगपति अनिल अंबानी का भी फोन हैक किया गया है। इसके अलावा सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर आलोक वर्मा के भी फोन टैप किए जाने की आशंका जताई जा रही है। इस लिस्ट में कुछ और नाम हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जिस फोन नंबरों का अनिल अंबानी और रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह के एक अन्य अधिकारी ने इस्तेमाल किया, वे नवंबर उस सूची में शामिल है जिसका विश्लेषण पेगासस परियोजना समूह के मीडिया भागीदारों ने किया था। हालांकि रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि अनिल अंबानी वर्तमान में उस फोन नंबर का उपयोग कर रहे हैं या नहीं। इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि अनिल अंबानी के अलावा कंपनी के अन्य अधिकारी जिनके फोन नंबर सूची में शामिल है, उनमें कॉर्पोरेट संचार प्रमुख टोनी जे सुदासन के साथ उनकी पत्नी भी शामिल है। वहीं तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के सलाहकारों और नागालैंड राष्ट्रीय समाजवादी परिषद के कई नेताओं के नाम शामिल है। इसके अलावा दुबई की राजकुमारी शेख लतीफा के कई करीबियों की जासूसी की भी संभावना जताई गई है। गार्जियन में छपी रिपोर्ट के मुताबिक एनएसओ समूह के निशाने पर भारत में निर्वासित सरकारों के अध्यक्ष, एक दूसरे आध्यात्मिक बौद्धिक नेता के स्टाफ लोपसांग सांगे और ग्यालवांग कारमापा का भी नाम आया है। दलाई लामा के सलाहकारों में तेम्पा सेरिंग भी हैं। वे लंबे समय तक दिल्ली में दलाई लामा के दूत के तौर पर रहे हैं। इनके अलावा तेंजिंग ताखला, चिमे रिगजेन और सेमडोंग रिनपोचे के भी नाम हैं। एक अन्य रिपोर्ट में एनएससीएन नेता आईएसके म्यूभा एटम बाशुम अपम मुयुबा, एंथोनी शिमरे और फुनथिंग शिमरांग का भी नाम था। वहीं नगा राष्ट्रीय राजनीतिक समूह के संयोजक एन किटोवी झिमोमी का भी नाम है। झिमोमी के साथ मोदी सरकार 2017 के अंत में संभावित नागा मुद्दे का समाधान तलाशने के लिए बातचीत कर रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत में गरीब और अमीर के लिए दो अलग अलग कानूनी सिस्टम नहीं हो सकते, सुप्रीम कोर्ट। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत में दो समानांतर कानूनी प्रणालियां नहीं हो सकती हैं। एक अमीर लोगों के लिए जिन्हें खूब सारे संसाधन उपलब्ध हैं और वो राजनीतिक तौर पर भी ताकतवर हैं। दूसरा, गरीब और छोटे लोग जो संसाधनों से वंचित हैं। न्यायालय ने यह भी कहा कि जिला न्यायपालिका से औपनिवेशिक सोच को भी हटाना होगा, जिससे कि नागरिकों के विश्वास को बचाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जब न्यायाधीश सही के लिए खड़े होते हैं तो उन्हें निशाना बनाया जाता है। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या मामले में मध्य प्रदेश में बसपा विधायक के पति को दी गई जमानत को खारिज करते हुए बृहस्पतिवार को ये अहम टिप्पणियां की। न्यायालय ने कहा कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका लोकतंत्र का आधार है और इस पर किसी प्रकार का राजनीतिक दबाव नहीं होना चाहिए। न्यायालय ने कहा, भारत में अमीर, संसाधनों से युक्त और राजनीतिक रूप से ताकतवर लोगों और न्याय तक पहुंच एवं संसाधनों से वंचित छोटे लोगों के लिए दो अलग अलग समानांतर कानूनी प्रणालियां नहीं हो सकती। शीर्ष अदालत ने कहा, दोहरी व्यवस्था की मौजूदगी कानून की वैधता को ही खत्म कर देगी। कानून के शासन के लिए प्रतिबद्ध होने का कर्तव्य सरकारी तंत्र का भी है। पीठ ने कहा कि जिला न्यायपालिका नागरिकों के साथ संपर्क का पहला बिंदु है। पीठ ने कहा, अगर न्यायपालिका में नागरिकों का विश्वास कायम रखना है तो जिला न्यायपालिका पर ध्यान देना होगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि निचली अदालतों के न्यायाधीश भयावह परिस्थितियों, बुनियादी ढांचे की कमी, अपर्याप्त सुरक्षा के बीच काम करते हैं और न्यायाधीशों को सही के लिए खड़े होने पर निशाना बनाए जाने के कई उदाहरण हैं। पीठ ने कहा कि दुख की बात है कि स्थानांतरण और पदस्थापना के लिए उच्च न्यायालयों के प्रशासन की अधीनता भी उन्हें कमजोर बनाती है।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन, राकेश टिकैत बोले जब तक सरकार नहीं मानेगी हम बॉर्डर नहीं छोड़ेंगे। जी हां दोस्तों, 3 नए कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली की सीमा पर चल रहा किसान आंदोलन जारी रहेगा। इसके संकेत किसान नेता राकेश टिकैत ने दिए हैं। बीते गुरुवार को जंतर मंतर पर आयोजित किसान संसद मार्च के बाद राकेश टिकैत का बयान आया है, जिसमें उन्होंने दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन जारी रखने की बात कही है। राकेश टिकैत से सवाल किया गया कि अगर आपको रामलीला मैदान या जंतर मंतर पर आंदोलन की इजाजत मिले तो आप बॉर्डर छोड़ देंगे। इसके जवाब में टिकैत ने कहा कि हम बॉर्डर नहीं छोड़ेंगे, जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तब तक दिल्ली सीमा पर आंदोलन जारी रहेगा। बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी के किसान आंदोलन में शामिल लोगों को मवाली कहने पर भी टिकैत ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मामले में राकेश टिकैत ने कहा कि मीनाक्षी लेखी ने जो कहा उस पर माफी मांग ली, बात खत्म हो गई, बस वो आगे ध्यान रखें कि इस तरह की बयानबाजी ना करें। किसान संसद मार्च में आज की तैयारी पर राकेश टिकैत ने कहा कि आज हम नहीं जा रहे हैं, आज दूसरे लोग जा रहे हैं। 10-15 लोग रोजाना अलग अलग जगह से इकट्ठा होकर जाएंगे। सरकार से बातचीत की अभी उम्मीद नहीं लग रही है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।